महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को साथ में लाने का श्रेय जाता है शिवसेना के नेता संजय राउत जी से। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कई सारी उथल पथल जो है सरकार को लेकर चल रही है। क्या सरकार टिकेगी, नहीं टिकेगी? सचिन वाजे प्रकरण में जिस तरीके की बदनामी ना सिर्फ मुंबई पुलिस की बल्कि महाराष्ट्र सरकार की हुई है, ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ में है शिवसेना के सांसद संजय राउत जी। संजय जी, स्वागत है आपका। क्या लग रहा है ये सब जो चल रहा है इसको लेकर? एक तरफ जो है अमित शाह और शरद पवार के बीच की मीटिंग की खबरें आती रहती है, बाद में खंडन होता है, अखबार में खबर छपती है और खुद गृह मंत्री ये कहते हैं कि सब कुछ सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। देखिए, पहली बात जैसे आपने कहा कि उथल पुथल चल रहे, कोई उथल पुथल नहीं है। दूसरी बात सरकार के बारे में, सरकार पूरी तरह से स्थिर स्टेबल है। तीसरी बात आपने कहा वाजे वाला इशू, मुझे लगता है अभी वो नॉन इशू बन गया है। ये तीनों विषय हमारे लिए अब कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है। अब ठीक है, अपोजिशन के जो नेता होते हैं वो ऐसे विषय उछाल देते हैं, उनका एक काम भी है, करना भी चाहिए, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा ही करेंगे तो लोगों का भरोसा आपके ऊपर से उठ जाता है। क्योंकि हमारे लोकतंत्र में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपोजिशन का महत्व सरकार से ज़्यादा है। अपोजिशन जो होता है वो जनता की आवाज़ होती है, सरकार जनता की आवाज़ नहीं होती, इस वक्त अपोजिशन होती है। तो आपको सोच समझकर सब बातें सामने लाना चाहिए। आप झूठ कितने बार बोले? एक दो विषय में ठीक है, चलता है, हवा पतंग उड़ते हैं, बार बार पतंग नहीं उड़ते, कभी कभी पतंग काट दिए जाते हैं। अब देवेंद्र फडणवीस जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, 5 साल मुख्यमंत्री रहे, उनको भी समझना चाहिए सरकार कैसी चलती है, कैसी चलाई जाती है। और उनको ऐसा लगता है अपोजिशन को कि इस तरह से पतंग उड़ाने से, खिचड़ उड़ाने से सरकार के ऊपर फिर एक बार बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो भ्रम में है, इतना मैं कहूँगा। ये सरकार पूरा कार्यकाल करेगी 5 साल का, बाद में चुनाव होगा, चुनाव में जो होगा वो जनता का निर्णय। लेकिन आपको लगता है कि सचिन वाजे का पूरा प्रकरण पतंगबाजी है? नहीं, मैंने सचिन वाजे का पूरा प्रकरण पतंगबाजी नहीं कहा है। अपोजिशन ने जिस तरह से उसको रंग दिया है उसमें सच कम, पतंगबाजी ज़्यादा है। अब देखिए, पूरा मामला एनआईए की दायरे में है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी उस पर काम कर रहे, तो हम क्यों उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करें? हमको अब उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करना ठीक नहीं है, ना अपोजिशन ना सरकार के लोग। अब एनआईए, उनके अधिकारी सक्षम है और वो कर लेंगे। हमारे लिए विषय खत्म हो गया, फाइल क्लोज है, एनआईए देख लेंगी, न्यायालय देख लेगा। लेकिन जिस तरीके से परमवीर सिंह ने आरोप लगाया कि 100 करोड़ की वसूली का, आपका भी बयान आया कि अनिल देशमुख एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर। देखो, परमवीर सिंह जी मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे, उससे पहले ठाणा के पुलिस कमिश्नर रहे परमवीर सिंह जी, उसके बाद डायरेक्टर एंटी करप्शन रहे। तो इस पुलिस सिस्टम में बड़े बड़े पदों पर परमवीर सिंह ने काम किया है, बहुत ही काबिल अफसर है, मैं ये मानता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि परमवीर सिंह में कोई काम करने की क्षमता नहीं थी, काम किया है। अब जो सवाल परमवीर सिंह जी ने अपने लेटर में लिखा है, उनको पद से हटाने के बाद तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कोई बात सुनी नहीं। हाई कोर्ट ने कहा तो आप क्या कर रहे थे? 100 करोड़ अगर आपके सामने कोई मांगता है तो आपको सबसे पहले एफआईआर लॉन्च करना चाहिए। उसका मतलब आप अपने कर्तव्य से चुके हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या जवाब रहेगा? लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि वो एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर है? देखो, एक्सीडेंटल की बातें आप समझ लेनी चाहिए कि हमको अचानक एक मौका मिलता है, वो
वो एक्सीडेंट होता है। अब नरसिंह राव जी थे, अचानक से उनको मौका मिल गया, प्राइम मिनिस्टर बन गए। देवेगौड़ा जी, मौका अचानक मिलता है, आपके ध्यान में नहीं रहता है कि मैं बनूंगा नहीं बनूंगा, अचानक जब मिलता है। हमारे जैसे लोग भी यहाँ तक पहुंचे, उसमें एक्सीडेंट्स बहुत है। तो उसमें आप उस हिसाब से मत दिखिए कि अनिल देशमुख जी को मैंने ऐसा ऐसा कहा है। एक ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई तो उनको राज्य का सबसे बड़े पद, मुख्यमंत्री के बाद गृह मंत्री पद पर बैठना पड़ा। ये एक्सीडेंट ही होता है, और ऐसे एक्सीडेंट बड़े बड़े नेताओं के जीवन में हमेशा होते हैं। लेकिन जिस तरीके का माहौल बना, असेंबली में मुद्दा उठा, उसी वक्त मनसुख हिरेन की हत्या होना, उसके बाद में जिस तरीके से ये प्रकरण सामने आया, 100 करोड़ की वसूली का मामला सामने आया, पिछले 1.5 महीने से यही सब चल रहा है। आपको नहीं लगता कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की इमेज के ऊपर भी असर हुआ? देखिए, इस प्रकार से अगर कोई कीचड़ उठाता है, उछालता है, और ठीक तरह से उसका डिफेंड नहीं किया जाता, सरकार की तरफ से अपनी भूमिका नहीं या उनकी साइड नहीं रखी जाती, तो कुछ समय तक सरकार की इमेज पर प्रश्न चिन्ह खड़ा रहता है, कुछ समय तक। लेकिन जब सरकार की तरफ से या हमारी तरफ से या पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, जो अघाड़ी की जो हमारे घटक दल है, उनकी तरफ से लोग सामने आते हैं कि सच बताने के लिए, तो पूरा वो जो दाग होता है वो धुल जाता है। यहाँ भी पहले 2 दिन ठीक है, अपोजिशन लीडर ने विधानसभा में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा किया, बहुत बड़ा एक महानाट्य खड़ा किया, सस्पेंस ड्रामा खड़ा किया, हॉरर शो खड़ा किया। लेकिन जब लोगों को पता चला इस स्टोरी में कुछ दम ही नहीं है, ये रचाई हुई बनाई हुई ये कथा है, फिल्मी कथा है, उसमें सच अलग है, सच हो सकता है, लेकिन जो लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे हैं ये सच नहीं है, तो पूरा वो नीचे आ गया, फिल्म गिर गई पहले शो पे। लेकिन जब पिछले 1.5 महीने से सब कुछ चल रहा था, जब अनिल देशमुख पे आरोप लगा, तब खुद शरद पवार डिफेंड करने आए, लेकिन इतने टाइम में हमने देखा कि सेना की ओर से कोई नहीं आया, कोई मंत्री नहीं बोला, सिर्फ आप ही सामने आए। देखिए, मैं इसलिए सामने आता हूँ, जब कोई सरकार के ऊपर कोई आरोप करता है तो मुझे लगता है मेरा कर्तव्य है, चाहे किसी भी पार्टी के मंत्री हो, क्योंकि मैं इमोशनली ये सरकार से जुड़ा हुआ हूँ। मैं हूँ, पवार साहब है, और कोई होगा। तो जब सरकार के किसी मंत्री के ऊपर, चाहे किसी भी पार्टी का हो, सरकार तो 3 पार्टी की बनी है ना, तो चाहे शिवसेना हो, एनसीपी हो या कांग्रेस हो, किसी के ऊपर भी हमला होता है तो धक्का तो सरकार को बैठता है। तो हम लोग आते हैं, पवार साहब आते हैं, मैं खुद आता हूँ, उसमें क्या है, गलत क्या है उसमें? लेकिन सचिन वाजे को लेकर भी कई सारे सवाल हुए कि वो पहले शिवसेना में थे, सेना से चुनाव लड़ना भी चाहते थे, और पिछले साल ही कोविड के समय जो है उनको फिर से मुंबई पुलिस में लिया गया। आपका भी बयान आया कि आपने भी उसका विरोध किया था। मैं ये मानता हूँ कि सचिन वाजे को 17 साल के बाद फिर एक बार पुलिस सर्विस में लिया है। जब मैंने उस बारे में जानकारी ली, ये सरकार का विषय है, ये मेरा विषय नहीं है, तो एक कमेटी का गठन हुआ था उस बारे में, और उस कमेटी ने इस प्रकार के बहुत से केसेस का अध्ययन किया था, और उसके बाद सचिन वाजे के साथ और भी कुछ पुलिस अधिकारियों को सर्विस में लिया था, उसमें सचिन वाजे, इतना मैं कह सकता हूँ। सचिन वाजे मैंने पहले भी कहा था, और लोग कहते कि आप ऐसा ऐसा, मैं उनको पहचानता हूँ, उसमें क्या है। क्राइम ब्रांच का अफसर था, बहुत बार कभी आमना सामना होता है बहुत से केसेस में, तो एक ही वॉज गुड इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, ऐसा मुझे लगा बहुत से केसेस उनके बारे में जब मैं सोचता था। फिर भी कभी कभी लगता है, क्या बोलते हैं उसको, अंदर मन में आता है कभी हमारे कि अब कंट्रोवर्शियल अफसर से हम लोग थोड़ा दूर रहना चाहिए। लेकिन सरकार को अगर लगता था उस वक्त कि सरकार ने उनकी जिम्मेदारी पूरी कर ली, उसमें मेरा क्या रोल है। सरकार को लगा ये अफसर ठीक है, उसको सेवा में लाना चाहिए, तो सरकार लाती है, पुलिस कमिश्नर लाएंगे। इस जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर से भी होती है। पुलिस कमिश्नर अगर विरोध करते उस वक्त या और कोई, तो शायद केस पेंडिंग रहती, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है, तो उसमें मेरा क्या रोल नहीं है।
लेकिन आपको नहीं लगता कि इस पूरे केस में जो है परमवीर सिंह का रवैया जो पहले था, फिर उनको जब ट्रांसफर किया गया उसके बाद जो उन्होंने जिस तरीके का लेटर बॉम्ब, यही बात हाईकोर्ट ने भी उठाई है। ये लेटर बॉम्ब का जो विषय है, ये लेटर बॉम्ब है या और क्या मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये सब जो बातें सामने रखी है एक्स पुलिस कमिश्नर ने, वो तो पद से हटाने के बाद सामने रखी है। अगर आप में वो जज्बा, वो सच्चाई पहले होती तो आप सबसे पहले आप उजागर करते बातें सबकी। इतनी बड़ी बात है, गृह मंत्री ने आपको बुलाकर कुछ कहा है और जो अनैतिक और गैर कानूनी है, तो आपको ये सामने लाना चाहिए, लेकिन आपने नहीं लाया। उसका मतलब उसमें सच्चाई कितनी है उसके ऊपर आशंका है। लेकिन जैसे पहले भी मैंने यही कहा कि उन्होंने साफ तौर पे लिखा है लेटर में कि मैंने ये बात शरद पवार को बताई थी, मैंने ये बात मुख्यमंत्री को भी बताई थी। शरद पवार साहब ने या उद्धव ठाकरे साहब ने, जो मुख्यमंत्री है राज्य के, आपने उनको क्या बताया मुझे मालूम नहीं, उनका रिएक्शन क्या है वो मुझे मालूम नहीं। मुझे इतना ही मालूम है कि सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट ने आपको इतना ही पूछा है उस बारे में कि आपने कानूनन कार्रवाई क्यों नहीं की, जो आपका कर्तव्य है। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद जिस तरीके से मुंबई पुलिस की इमेज को धक्का लगा, मैं कहूँगी, अगर मैं बात कहूँगी तो आप खुद एक क्राइम रिपोर्टर रहे थे। 70, 80, 90 का जो दशक जो था, जब अंडरवर्ल्ड पीक पे हुआ करता था, उस वक्त ये जितने भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की जो भूमिका हुआ करती थी, उसको लेकर भी कई सारे सवाल उठे, कई सारे केस भी चले हैं। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को फिर से लेना पुलिस डिपार्टमेंट, मैंने कहा ना कि जिसको सर्विस से उसका निलंबन हुआ है किस कारणों से, उसको वापस लेना, ये कोई बहुत ही सनसनाखेज घटना नहीं है। पहले भी इस देश में बहुत से राज्यों में ऐसे अधिकारियों को सर्विस में लिया है सरकार बदलने के बाद। फडणवीस सरकार ने भी ऐसे बहुत से लोगों को लिया है। जब सरकार को लगता है कि एक व्यक्ति पर अन्याय हुआ है, ऐसा लगता है, और एक कमेटी का गठन हुआ है, उसके बाद वो कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया है, उसके ऊपर निर्णय होता है। कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेती, ये सिर्फ मुख्यमंत्री का निर्णय नहीं होता या सरकार का निर्णय नहीं होता। ऐसे कामों के लिए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी होती है और कमेटी में बहुत स्तर के अधिकारी होते हैं, तो ये निर्णय तो कमेटी का है। आपका एक बयान आया था कि यूपीए का जो चेयरपर्सन है वो शरद पवार को बनना चाहिए, लेकिन उस बयान के बाद नाना पटोले जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनका कहना है कि शिवसेना तो यूपीए में शामिल ही नहीं है, तो उनको बोलने का अधिकार नहीं है इसको लेकर। देखो, देश की राष्ट्रीय राजनीति के बारे में इस देश का सभी सामान्य नागरिकों को बोलने का अधिकार है, क्योंकि कांग्रेस की जड़ें आज भी इस देश में मजबूती से गांव-गांव तक पहुंची है। वो एक ही पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी के बाद अभी। तो क्या इस व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं कि यूपीए के बारे में बोलने का? चाहे हर व्यक्ति आपके पार्टी की हो या ना हो, लेकिन वो राजनीति से या देश में जो होता है उससे वो रिलेटेड है। नाना पटोले जी राज्य के अध्यक्ष जरूर है कांग्रेस के, लेकिन देश बहुत बड़ा है ये, और राष्ट्रीय राजनीति भी बहुत अब ऐसे मोड़ पर आई है। तो लोग चर्चा करते हैं कि इंडिया का क्या चल रहा है, यूपीए का क्या चल रहा है, थर्ड फ्रंट का क्या चल रहा है, एमआईएम का क्या चल रहा है, शिवसेना क्या कर रही है। तो लोग चर्चा करेंगे ना, उसमें मैं या मेरी पार्टी या उद्धव जी या और कोई यूपीए में है या एनडीए में है, ये नहीं ना। ये देश के राजनीतिक भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। यानी आपको लगता है कि शरद पवार ही इसको लीड कर सकते हैं, या फिर ये भी हो कि अगला जब चुनाव हो, लोकसभा चुनाव, तब शरद पवार को एज पीएम प्रोजेक्ट किया जाए? बात ऐसी है, नाना पटोले जी या और कोई भी हो कांग्रेस के नेता, क्या उनको ऐसा नहीं लगता है कि अगर हम बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग पार्टी, वो सभी दल एक साथ आकर एक मजबूत संगठन बने, जैसे जनता पार्टी बनी थी इंदिरा जी के खिलाफ। ममता बनर्जी ने कल एक लेटर लिखा है सबको, इस देश के सभी विरोधी दलों के नेता को, लगभग 27 नेताओं को उसने पत्र लिखा है। उसमें यही उनकी भावना है
कि जिस तरह से तानाशाही आज देश के राजनीति में चल रही है, अगर उनसे मुकाबला करना है तो हमको एक साथ आकर लड़ना होगा। ये संबंध कोई यूपीए या और किसी ताल्लुक नहीं रखता, ये अपनी भावना है, हमारी भावना है सब। कि हम जो हमारे में जो आपस में मतभेद है, जो अहंकार है, ईगोज है, उसको दफना कर हम एक साथ अगर आते हैं तो शायद हम आने वाले चुनाव में एक जोरदार लड़ाई कर सकते हैं। यही बात मैंने रखी है ना। अगर ये काम कांग्रेस करना चाहती है तो कांग्रेस ने लीड लेना चाहिए। ये बात सोनिया गांधी की लीडरशिप में करना चाहती है तो सोनिया गांधी ने ये सभी दलों को जो आज यूपीए में नहीं है उनको अपने दल में या अपने संगठन में, गठबंधन में लाना चाहिए। यही मैंने कहा, उसमें गलत क्या है। लेकिन आपको लगता है कि यूपीए में जितनी भी पार्टियां हैं उनके अंदर अंदर ही इतने सारे प्रॉब्लम्स है कि जो लीडरशिप है उसी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है? लीडरशिप क्राइसिस है। एक दूसरे को कोई नेता मानने को तैयार नहीं, ये बात तो सही है ना। अब उत्तर प्रदेश में मायावती भी है और अखिलेश भी है, एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं। समस्या तो यही है। आंध्र प्रदेश में चंद्रा बाबू और जगनमोहन रेड्डी है, दोनों बड़े नेता हैं। यही बात कर्नाटक में है, यही बात झारखंड में है या हरियाणा में है। तो ये सबको एक थाली में या एक छत के नीचे बिठाने का काम अगर कोई करता है तो ये देश के ऊपर बड़ी मेहरबानी होगी। तो आपको लगता है कि पवार साहब भी उसके लिए फिट है? देखो, पवार साहब की मदद लेनी चाहिए इस काम में। अगर कांग्रेस आज यूपीए का नेतृत्व कर रही है तो पवार साहब जैसे लोग राजनीति में जो है, राष्ट्रीय राजनीति में है, सीनियर लीडर है, उनकी मदद लेकर मैं बोल रहा हूँ, उनको साथ लेकर ये गठबंधन बनाने का काम करना चाहिए। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।